सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और साथ में एग्जांपल्स को। तो और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइजेस को। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन से। देखिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अगर कोई भी इक्वेशन के अंदर आपके पास सपोज वेरिएबल्स हैं, सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + 1 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है। ये एक इक्वेशन हो गई 2x + 3y = 11। ये एक इक्वेशन हो गई। और इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि x² + 3xy + 11 = 0। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये दोनों जो इक्वेशंस है इनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों कहते हैं लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इनके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर सिर्फ 1 है। यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। बट इस केस में इसकी जो डिग्री है, या ये कह सकते हैं हम, इसकी जो पावर है वो 1 नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों तो हमारी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये नहीं है। और अगर आप फर्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आप बोल सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में है। तो हम बोलेंगे दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो बेसिकली हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो इसी टाइप की लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। इतना क्लियर हो गया। वैसे लीनियर इक्वेशन इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे सपोज हमने ये लिख दिया x + y - z = 11। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो हम बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएबल्स की भी लीनियर इक्वेशन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और आगे जाकर आप 12th क्लास में डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को भी। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो हमें क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये होता क्या है। लेकिन अगर सपोज आपके पास यहाँ पर कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है 3x + 2y = 6, इस तरीके की लीनियर इक्वेशन आपके पास है, और किसी ने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पर x = 2 रखें और साथ में y = 0 रखें तो क्या इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। 3 × 2 + y कितना हो गया, 2 × 0 = 6। तो यहाँ पर ही हो गया 6 = 6, दैट इज LHS = RHS। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा पार्ट है, ये मतलब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और कोई भी कोऑर्डिनेट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट उसका सॉल्यूशन है, राइट। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में अगर आपके पास कोई भी x की वैल्यू आती है, जैसे x = 2 और यहाँ पर y = 0, तो ये क्या हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम एक और वैल्यू देखें, जैसे यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं x = 0 और y = 3, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसका सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही एक नहीं, एक से कई ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। सपोज आपने क्या करा, यहाँ पर आप देखिए अगर x की वैल्यू 4 ले लेंगे तो y देखिए कितना आता है। तो अगर जैसे आप x की वैल्यू 4 इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 + 2 × y = 6। सो दिस इम्प्लाइज 2y = 6 - 12। तो यहाँ से आ गया y = कितना आ गया, y आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 12, दैट इज -6 / 2, दैट इज -3। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो इसका मतलब ये है कि x = 4 एंड y = -3, ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर अ सिंगल लीनियर इक्वेशन। इतना क्लियर है। अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, 2 लीनियर इक्वेशन है। सपोज हमारे पास x + 2y = 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने एक और लीनियर इक्वेशन ले ली, दैट इज 2x - y = 1, ठीक। ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब पूछा गया है कि अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं तो इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3/2। ये भी इसका सोल्यूशन है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, -1। अब देखिए ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, और वहीं पर ये वाला जो सॉल्यूशन है वो राइट साइड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये इंडिपेंडेंटली इन दोनों इक्वेशंस के लिए तो सॉल्यूशन है, बट दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये इक्वेशन हमारे पास L1 इक्वेशन हो गई, या हम मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये सेकंड इक्वेशन का है, बट दोनों का नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखिए, सपोज मैंने यहाँ पर क्या करा, एक टर्म ले लिया x = 1, तो यहाँ पर देखिए y कितना आएगा। अगर आप x = 1 लेंगे तो y कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 1 + 2y = 3, दैट इज 2y = 3 - 1 एंड y =
2/2 दैट इज़ 1। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं तो कितना आएगा 2 × 1 - 1 = 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 2 और 1 को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो -1, y इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1 = y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आप x1 लेते हैं तो आपके पास y भी 1 आता है। अब आप देखिए ये दोनों ही मतलब यहाँ पर भी x = 1 y = 1 और इधर भी x = 1 y = 1, ये दोनों ही इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन है। हम ये बोल सकते हैं ना कि x = 1 और y = 1 ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब इन दोनों का ये सॉल्यूशन है। इसी कॉमन सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस। जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन होती हैं तो उनका जो सॉल्यूशन कॉमन आता है उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियसली टू इक्वेशंस का जो भी कोई सॉल्यूशन होगा वो ये आता है। इतना क्लियर है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि यहाँ तो हमने एक तरीके से वैल्यूज़ ली और उसको सेटिस्फाई करके देखा। अब ऐसा तो हम हर बार नहीं कर सकते ना कि हर बार एक एक नई वैल्यू लेते जाएंगे और उसको सेटिस्फाई करते चले जाएंगे। इनके लिए भी तो कोई मेथड होना चाहिए ना। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक और सॉल्यूशन है, मान लेते हैं हमारे पास एक और इक्वेशन दी गई होती कि ये हो गया 2x + 3y = 16 और साथ में हमारे पास इक्वेशन है x - 2y = 1। ठीक है, अब किसी ने कहा कि भाई x = अगर आप यहाँ पर 5 अप्लाई करके देखते हैं तो देखिए कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर जैसे ही हम x = 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 3 × y = 16। सो ये हो गया 3y = 16 - 10 दैट इज 6। 3y = 6, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर y कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो मतलब x = 5 पे y कितना आ रहा है 2। अब यही सॉल्यूशन क्या इसका आएगा चेक करके देखते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास x = 5 है तो 5 - 2y = 1। सो x = 5 पे देखते हैं कितना आंसर आता है। सो ये 5 - 1 = 2y, यहाँ पर ये हो गया 4 = 2y, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर y कितना आ गया 2। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि x = 5 पे y कितना आ गया 2 आ गया। आप देखेंगे दोनों में कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है ये। इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन सॉल्यूशन, तो मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। मतलब सिंपल टर्म से बोला जाए तो दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। और ये ध्यान रखिएगा, दो इक्वेशन जब होती है ना तो उनका सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आए, एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। वो अभी हम कंडीशन देखेंगे कि कब एक आएगा, कब एक से ज़्यादा आएंगे, कब कितने आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पार्ट ये क्लियर हो गया आपका। अब ये चीज़ है कि अगर हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हम इन सॉल्यूशंस को निकालेंगे कैसे। ये तो हमने रैंडमली कोई वैल्यू ली और उसके बाद उसको चेक करके देखा तो हमें पता चल गया, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि हमारे पास इक्वेशन होगी और हम एकदम से डायरेक्टली उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, मतलब अगर हम ऐसी कोई भी इक्वेशन हमारे पास आती है, उनको जो हम सॉल्व करने के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और इसके अलावा भी बाकी के मेथड्स भी होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में तो हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे, बाकी फिर हम उसके बाद आगे के आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे हमने सबसे पहली इक्वेशन ली थी, इससे पहले जो हमने इक्वेशन ली थी, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता, x = यहाँ पर क्या था, सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन था x + 2y = 3। ठीक है, और साथ में था 2x - y = 1। राइट, अब हमें निकालना था कि भाई इनका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सोल्यूशन क्या आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पर इसको लिखिए इस तरीके से 2y = 3 - x, ये हो गया, x को हम इस तरफ ले आए तो यहाँ पर y कितना हो गया 3 - x / 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि हर एक x के कोऑर्डिनेट पे आपको करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको करना क्या होगा कि सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ताकि आप इसका ग्राफ बना पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 0। अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर एक काम करिए, 0 मत लीजिए क्योंकि फिर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। कोशिश करिए इंटीजर के फॉर्म में आए तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 1 तो y कितना आ गया 1। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं 4, अगर हम x की वैल्यू 4 ले लेंगे तो दिक्कत है। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो y 0 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लेते हैं, अगर आप 5 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2 दैट इज़ -2/2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1, तो ये -1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व करके देखना है। आप करेंगे क्या, सबसे पहले 2x 1 को इस तरफ ले आते हैं, 1 इधर आ गया तो y राइट साइड पे जाएगा। राइट साइड पे देखिए यहाँ माइनस था तो राइट में जाएगा तो वो प्लस का y हो जाएगा, तो इसका मतलब y इज टू 2x माइनस 1 हो गया। आपको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक x और ये y। अब देखिए यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना आ गया -1, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y कितना आ गया 1, और अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 2 × 2 4, 4 - 1 3। तो जैसे आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। आपको करना क्या है कि आप इसके सबसे पहले ग्राफ बनाना शुरू करिए। दोनों का एक ही ग्राफ पे दोनों का मतलब लाइंस की इक्वेशन बनानी है आपको। तो सपोज आपके पास यहाँ पर आपने क्या करा, वैसे तो नॉर्मली ये ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है, बस मैं आपको यहाँ पर बना के शो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर हमने क्या करा, इस तरीके से इसको प्लॉट कर दिया, ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब एक काम करिए कि यहाँ पर हमें 1 2 3 ये सब कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर प्लॉट करने हैं ना, तो एक काम करते हैं, इधर ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। देखिए आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो बहुत ईजी रहेगा, आप ग्राफ पेपर में तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हमारा ओरिजिन हो गया 0। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 1 2 3 तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा एक गैप 1 ले लेंगे हम, इसको 2 ले लेंगे, इसको 3 ले लेंगे, इसको 4, इसको 5 एंड देन 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये देखना है कि नेगेटिव आ रहा है कुछ, हाँ -1 तो आ ही रहा है एटलीस्ट। तो -1 और 2 एटलीस्ट -1 यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, -2। इससे ज़्यादा इसके बियॉन्ड तो कोई सा भी कोऑर्डिनेट नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर भी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, -1 -2। तो ये हो गया -1 -2। वैसे इसके बियॉन्ड भी हम जा सकते थे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि x और x 1 है तो y कितना है 1। तो मतलब ये अगर x 1 है तो y कितना होगा 1। ये एक पहला कोऑर्डिनेट है। अगर x 3 है तो y कितना हो गया 0। x अगर 3 है तो y 0 है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हम जब कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहा जाता है कि लाइन क्या होती है, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद लाइन बन जाती है। तो जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद लाइन बन जाती है तो हमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। हम 3 कोऑर्डिनेट क्यों यूज़ करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है 3 कोऑर्डिनेट यूज़ करने का। एक बार आप वीडियो को पॉज करके सोच के देखिएगा आंसर, फिर उसके बाद मैं आपको वैसे भी आंसर बताने वाला हूँ। अगर आपने सोच लिया है तो आप इसको वेरीफाई करके देखिए आपका आंसर जो भी आपने सोचा है वो सही है कि नहीं है। देखिए जब आप यहाँ पर 2 पॉइंट से बनाते हैं लाइन, तो कई बार ऐसा होता है कि एरर आने के चांसेस होते हैं। क्या पता आपने सही से प्लॉट किए ही नहीं जो दोनों पॉइंट से, तो आपको जो तीसरा पॉइंट है ना, अगर आपने दोनों पॉइंट सही से प्लॉट नहीं किए तो तीसरा पॉइंट जो होगा थोड़ा यहाँ कहीं आएगा, अलग अलग पॉइंट अलग सिचुएशन पे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है आपकी। अदरवाइज तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आने चाहिए थे। तो इसलिए 3 पॉइंट लिए जाते हैं। 2 पॉइंट से तो आप लाइन बना सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट का पर्पस यही होता है ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, अब प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। हमने 2 पॉइंट से प्लॉट कर दिए थे। अब ये 5, -1, तो यहाँ पर ये 5 हो गया और ये -1, तो इसको यहाँ पर ये हो गया 5 एंड -1 यहाँ पर कहीं। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पर आ गए, ये तीनों इस तरीके से आ गए। ये थोड़ा मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, गलती कर दी है मैंने। देखिए ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन लेके चल रहे हैं। जैसे ये 1 था ना, तो यहाँ थोड़ा यहाँ पर आना चाहिए था 1। ठीक है, अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स देखिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, -1, ये कितना हो गया 3, 0, और ये कितना हो गया 1, 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 1। इतना क्लियर हो गया। अब इसका देखिए, यहाँ पर x 0 है तो y कितना है -1, x 0 पे y -1 है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया x 0 पे y -1। अच्छा एक काम करते हैं, इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन भी लिख देते हैं, x + 2y = 3। ये हमारे पास इक्वेशन थी जिसका हमने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया। अब हमें क्या करना है कि ये x 0 y -1, ये हमारे पास 1, 1 है ही। फिर बाद में 2, 3,
2,3 मतलब यहाँ पर ये 2 और ये गया 2, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3। अब आप देखिए इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पर ये आ जाएगा x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। और ये कोऑर्डिनेट कौन सा था, 2,3, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, वो ऐसा पॉइंट था जो इन दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइंस के, तो जब भी हमारे पास ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही इन दोनों का सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकल मेथड आपको सिर्फ यही चीज़ बताता है, राइट। एक सिंपल सा लॉजिक भी है इसका। मतलब कई बार ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मतलब किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर पाएंगे कि भाई यहाँ पर यही सॉल्यूशन रहेगा। आप खुद सोचिए, सपोज आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये कोई लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि ये आपके पास पॉइंट था, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि x1 y1 इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब सपोज आपके पास एक और लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन है कुछ इस तरीके से, ये a था ना, तो हम एक काम करते हैं, ये कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल AX कैपिटल BY प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका भी सॉल्यूशन है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो गया। तो मतलब ये है कि दोनों लाइन का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो वो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। और दोनों कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों पेयर का एक सॉल्यूशन क्या बन के आएगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही इनका पेयर का सॉल्यूशन है। तो जब भी आपसे कोई पूछे ना कि भाई अब आपके पास अगर दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है आपके पास, तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो आपको करना क्या है कि सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके देखिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। बस आपको ये देखना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है। अगर आपके पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन थी, इन इक्वेशन को भी आप बोलेंगे कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस थी। ये कंसिस्टेंट, ठीक है। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि इनका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फिर इनकंसिस्टेंट होती। इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं क्या नहीं, ये भी चेक करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और यहाँ पर एक इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 1, ठीक है। किसी ने पूछा कि भाई इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, या सिंपल टर्म्स में इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस तरीके से इसको लिखते हैं, 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x। पहले तो हमें करना क्या है, पहले इसका ग्राफ बना के ड्रॉ करके देखना है, क्योंकि अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड ही सीखा है, तो ग्राफिकल मेथड से ही हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये कितना आ गया, 4x 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस 4x, और ये y कितना हो गया, 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 6। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें x और y कोऑर्डिनेट बनाने हैं। देखिए x और y, अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये कितना आएगा, जैसे आपने x की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा, 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 बाई 3 कितना हो गया, 9 बाई 3 दैट इज़ 3, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन आप खुद करते रहिएगा, क्योंकि मैं तो बस डायरेक्टली जल्दी कैलकुलेशन करके दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। आपने 1 की जगह आप एक काम करिए, यहाँ पर लीजिए 4, ठीक है। 4 क्यों लेना है, क्योंकि जैसे आप 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, और 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 बाई 3 कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ठीक है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो दिक्कत होगी। अगर आप एक काम करिए, 4 की जगह 7 लेके देखिए, 7 अगर आप लेंगे तो कितना हो, 7 टू 14, हाँ 7 इंटू 2 14 हो गया, 11 माइनस 14 तो ये हो गया माइनस का 1। बस आप 3 पॉइंट्स लेकर देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं। आप एक काम करिए कि यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर कौन सी लेंगे आप, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो प्रॉब्लम है। अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं, क्योंकि ये 6 है, 6 के मल्टीपल में है, तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि हमारे पास एटलीस्ट इंटीजर आए। अगर आप 1 वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर ये 1 माइनस 4 बाई 3, ये भी ठीक है। खैर 1 अगर आप लेते हैं तो y कितना आएगा, 1 माइनस 4 बाई 3 दैट इज़ 1 माइनस 4 मतलब -3 बाई 6 कितना हो गया, 1 बाई 2, हाफ तो चलता ही है। खैर
अब इसमें क्या हो गया, इसके साथ साथ अगर आप 1 की जगह आप एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमने 1 की जगह 2 ले लिया, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 1 माइनस 8, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आपने 3 ले लिया तो यहाँ पर 3 की जगह 3 पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 1 माइनस 12, यहाँ पर भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो एक काम करिए, इसको आप 0 ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। अगर आप x को 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/6, 1/6 को भी हम फिगर आउट कर ही लेंगे, ठीक है। और एक काम करिए, इसको फिर आप माइनस का 2 लेके देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 अगर आप लेंगे तो ये x अगर -2 होगा तो 1 माइनस 4 माइनस 2/6, तो ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 8/6, दैट इज़ 9/6, दैट इज़ 3/2। तो ये भी ठीक है। अगर आप यहाँ पर माइनस का 2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर है। अब हम इसके क्या करते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं कितना आंसर आएगा। जैसे आप इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो एक चीज़ देखिए, ग्राफ बनाने से पहले ना ये चीज़ फिगर आउट कर लीजिए कि आपका पॉजिटिव में कितना दूर तक ग्राफ जा सकता है, नेगेटिव में कितना जा सकता है। एक्स कोऑर्डिनेट जो मैक्सिमम जा रहा है वो 7 तक जा रहा है, मिनिमम जो जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव में -2 तक। तो मतलब आपको एक्स इस तरीके से बनाना है कि -2 और 7 तो कवर होने ही चाहिए, उसके बियॉन्ड कितना ले जाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। y के अंदर आप देखिए, यहाँ पर y में भी आपके पास क्या है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेट 3 जा रहा है और यहाँ पर लोएस्ट कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, -½ और ये हाँ -½ ही जाएगा, -½ नहीं -1। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा हमें लेंथी ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ पर आपने क्या करा, इसको हम इसके अंदर जो यूनिट्स हैं ये हमारे पास हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें माइनस में भी आपको बना के देखना है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 एंड देन -5। अब इसमें आप देखिए, ये तो 0 हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 5। और नेगेटिव में भी कितना हो गया, नेगेटिव में आपको सिर्फ -1 तक ही जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं 2 डिजिट्स तक तो ले लेते हैं, एटलीस्ट 2 यूनिट्स तक तो चले ही जाते हैं, -1 और -2, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको 1,3 को प्लॉट करना है। तो x अगर आपके पास 1 होगा तो y कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको आप फर्दर इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि भाई अगर हम इसको इस तरीके से लेके जाएं तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। रफली आइडिया लगा लिया हमने कि यहाँ पर ये 1,3 आएगा। फिर उसके बाद क्या था 4,1, 4,1 ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1,3 और ये हो गया हमारे पास 4,1, उसके बाद 7,-1, तो ये कितना हो गया, ये 7,-1, ठीक है, 7,-1। यहाँ पर इन तीनों को आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। उसके साथ साथ आपको करना क्या है कि यहाँ पर दूसरी लाइन की इक्वेशन देखिए क्या होगा। ये था 1 बाय -2 -½ सॉरी 1, -½ तो यहाँ पर x आपके पास 1 है, -½ कितना होगा, इसका अगर आप हाफ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये पॉइंट कहीं होगा, तो ये यहाँ पर हो गया। तो इसको 1 को हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास पॉइंट 1, -½ ठीक है। उसके बाद क्या था 0, 1/6, x अगर 0 है तो y कितना है 1/6, 1/6 इसका मतलब यहाँ कहीं ये हो गया। एक काम करिए कि इसका अगर हम यहाँ कहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो 1/6 की जगह पहले इसको प्लॉट कर दीजिए, क्योंकि 1/6 की जगह तो एक काम करिए -2 और 3/2। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा इसके अंदर, इस पर भी आपको फ़ायदा रहेगा। मतलब जैसे आपके पास ये क्या हो गया, x अगर -2 हो गया, x -2 तो y कितना हो गया 3/2 विच इज़ 1.5। 1.5 मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो इतना जाना चाहिए, 1.5 यहाँ पर आना चाहिए। नॉर्मली कई बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर हमारे साथ कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर हम 1/6 किसको लिखें, कैसे लिखें, कैसे प्लॉट करें। तो आप एक काम करिए, तो यहाँ पर आपने -2 और ये 3/2,
आपके पास 2 पॉइंट आते हैं, उन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना, ठीक है। जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना, दैट्स इट, आपके पास जो बाकी का पॉइंट है ना वो अपने आप आ जाएगा। अगर आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास कितना, 1/6, 0,1/6। कई बार ऐसा होता है कि प्लॉट करना अगर मुश्किल हो ना तो आप सिर्फ 2 पॉइंट्स को निकालिए, उसी को ज्वाइन कर दीजिए, तीसरा वाला पॉइंट बाद में प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ऑल्दो ये तरीका वैसे प्रॉपर तरीका माना नहीं जाता है, लेकिन ये होता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता, एग्जामिनर को कभी पता नहीं चलता है, तो इसलिए फिर बोल दिया जाता है कि हाँ आप इस तरीके से कर लीजिए। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा, दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन कैसी आ रही हैं, पैरेलल। यहाँ पर दोनों इक्वेशन पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कि इनके बीच में कभी भी कोई भी ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कि ये कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी, कैंसिल आउट नहीं करेंगी। तो इससे ये भी क्लियर होता है हमें कि यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट, दीज आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। जिनका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं आता है उनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, और यहां पर हम ये बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ऑल्दो आप आगे जाकर जब 11th क्लास में आएंगे तो आप ये चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन आएगा, कितने आएंगे सॉल्यूशन, कितने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरीके से a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, अगर इन दोनों इक्वेशंस का जो रेशो है a1/a2 का जो रेशो है और b1/b2 का जो रेशो है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वेशन में 1 सॉल्यूशन आएगा, 1 सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट रहेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इक्वेशन में सॉल्यूशन आ रहा है तो मतलब कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये दोनों रेशोज a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हैं बट ये तीसरे वाले के साथ इक्वल नहीं है, मतलब c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इस इक्वेशन में आता है नो सॉल्यूशन, इनमें कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, कभी कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। उसके बाद एक और इक्वेशन आती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये तीनों रेशो सेम होते हैं तो इसमें हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब ये है कि इसके अंदर 1-2 नहीं आएंगे सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ना जब आपके पास कोई भी पेयर ऑफ लाइंस होंगी तो उसमें आपकी पॉसिबिलिटी या तो सिंगल सॉल्यूशन की होगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होगी, कभी भी 2 सॉल्यूशन की नहीं आएगी। अगर सॉल्यूशन आएंगे तो या तो 1 आएगा सॉल्यूशन या तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। और मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। जैसे अगर आपके पास इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती हैं, 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरीके से आता है, ठीक है। और उसके अंदर जो कंडीशन होती है वो ये होती है। अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस आती हैं तो उस पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो ये वाली होती है, और ये वाली जो कंडीशन होती है वो एक्चुअली पता है क्या बताती है। अगर मान लेते हैं आपने फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ किया, फर्स्ट लाइन को, और आपने जब सेकेंड लाइन को ड्रॉ करना शुरू किया तो आपने देखा कि ये इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन की इक्वेशन बन जाए, एक दूसरे को रिट्रेस करे, मतलब एक दूसरे को एक तरीके से एक के ऊपर दूसरी की इमेज बने, ठीक है। इस तरीके से अगर दूसरी लाइन बन जाती है तो हम बोलते हैं इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक पॉइंट दोनों लाइन का ही इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन बनकर आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया। आपको हायर क्लासेस में जाके ये पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल क्यों होती हैं, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों होता है, और ये रेशोज के बीच में रिलेशन ऐसा क्यों आता है, ठीक है। वो आप जब आगे जाकर पढ़ेंगे ना स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है लाइन के बीच में और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बस ये रेशोज़ के बारे में पता रखना है, ये रेशोज़ याद रखने हैं कि क्या होते हैं रेशोज़, और इन रेशोज़ की हेल्प से हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब आपके पास सपोज यहाँ पर मैंने क्या करा, एक लाइन की इक्वेशन बनाई इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, दूसरी लाइन इस तरीके से बना दी, आपको पता चल गया कि ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट।
सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ना ड्रॉ करके मान लेते हैं कि हमारे पास 3 लाइन थी इस तरीके से, ठीक है। इन तीनों लाइन को जो बाउंड करने वाला जो एरिया है, जो रीजन है, उसको हम कहते हैं, मतलब एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइंस, इसको हम क्या कहेंगे, एरिया बाउंडेड बाय, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं L1 लाइन, इसको L2 दे देते हैं, इसको L3। तो एरिया बाउंडेड बाय L1, L2 एंड L3, दीज 3 लाइंस। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि सपोज हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से था, ये हमारे पास 2 लाइंस थी, ठीक है। किसी ने कहा कि ये लाइन L1 है, ये L2 है। अब कोई कहता है कि L1, L2 और एक्स एक्सिस और L1 और L2 इन तीनों से जो एरिया बाउंड होता है वो क्या होगा। तो एक्चुअली में आपको लगेगा कि अब तो 2 ही लाइन की बात करी जा रही है, तो अब हम कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली में जब उसने कहा था ना एक्स एक्सिस, तो उसने यही कहा था कि एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है उसको भी लेके रखिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये एक्स एक्सिस की लाइन हो गई, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो इन तीनों के बीच में क्या एरिया आ रहा है, ये वाला। वाई को आप इग्नोर ही कर दीजिए, वाई को आप देखिए ही मत। तो इन तीनों लाइन के बीच में क्या एरिया आ रहा है, बस ये वाला आ रहा है। अगर कोई कहता है ना कि एरिया बाउंडेड बाय L1, L2 एंड वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय L1, L2 एंड वाई एक्सिस, तब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को छोड़िए, सिर्फ आपके पास वाई एक्सिस एक लाइन ले लिया आपने, फिर ये वाली लाइन ली, फिर ये वाली लाइन ली। इन तीनों के बीच में एरिया कौन सा आ रहा है, इन तीनों के बीच में एरिया ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये है एरिया बाउंडेड बाय L1, L2 एंड वाई एक्सिस, और ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय L1, L2 एंड एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें एरिया देखना है। अगर कोई पूछे कि भाई ये वाला एरिया कौन सा है, तो ये एरिया है एरिया बाउंडेड बाय L1, L2, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सारे एक्सिस और सारी लाइंस को मिलाकर ये एरिया है। लेकिन अभी हम इस एरिया को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम इस एरिया को डिस्कस करने जाएंगे तब हम इसके बारे में भी सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हमें एरियाज़ को निकालना है, किस तरीके से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स के साथ साथ, वैसे हम एग्जांपल्स को अगर आप बोलेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, वैसे अदरवाइज हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे तो भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ पेपर पे सारी चीज़ों को कवर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसा आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि ग्राफ गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्राफ के साथ ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और उसी के हिसाब से मैं आपका सोल्यूशंस भी बताता चला जाऊँगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।